Hello investors, welcome to Yadnya Investment Academy. My name is Nishant Motwani and today in this special company deep dive, we are going to talk about persistent systems जो उस sector का part है जिसको market is punishing primarily due to the growth of AI, which is the IT services sector. Again, we will do a complete 5G breakdown of the company. मतलब हम enterprise, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, गवर्नेंस से लेकर वैल्यूएशन हर चीज पे बात करेंगे. तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो और मुझे जरूर बताएं कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस कंपनी आफ्टर वॉचिंग द एंटायर थिंग. बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. जो मैं अभी कंप्लीट 5G ब्रेकडाउन देने वाला हूं परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में, दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च दैट वी डू फॉर एवरी सिंगल कंपनी दैट वी ट्रैक एज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज as well as the proprietary Stockometer tool. If you don't know what model portfolio and Stockometer are, please go to investyadnya.in right now and check them out. And you can use the coupon code REDRED as in the color of opportunity in the stock market to avail some great discounts. To use these discounts before they go away. Now, let's get back to the video. Before we talk about persistence, थोड़े important terms समझते हैं और कहानी सुनते हैं about the IT industry. आईटी इंडस्ट्री का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि ह्यूमंस रेपिटेटिव रूल बेस्ड टास्क करने में स्लो और एरर प्रोन होते हैं. हर बिजनेस प्रोसेस पर चलता है, राइट? एंड द एंटायर आईटी इंडस्ट्री एग्जिस्ट टू सॉल्व दिस वन कोर प्रॉब्लम कि हम ऑटोमेट और एक्सेलरेट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ लॉजिकल और रूल बेस्ड टास्क. कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हेल्प्ड अस टू गो देयर, राइट? एक कंप्यूटर सिंपली सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है. इट टेक्स इनपुट्स, उस पर लॉजिकल ऑपरेशंस लगाता है एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट. इसी सिंपल चीज पे वेबसाइट्स, एप्स, बैंकिंग सिस्टम से लेके नेटफ्लिक्स सब काम करते हैं विद जस्ट लेयर्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दिस बेसिक लूप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कोड क्या होता है. तो हमने कंप्यूटर्स तो बनाए बट उनकी एक लैंग्वेज भी बनाई. कंप्यूटर्स सिर्फ वंस और जीरोस यानी बाइनरी समझते हैं जिससे डायरेक्टली लिखना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमने पाइथन, जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखे जो एक ट्रांजिशन ब्रिज की तरह काम करते हैं. सॉफ्टवेयर ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होता है जो किसी बिजनेस को ऑटोमेटिकली रन करता है. अब आते हैं ओरिजिन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री पे. 1950s में सॉफ्टवेयर बड़े आईबीएम मेन फ्रेम्स के अंडर बंडल लाता था और इंटरनल कॉर्पोरेट टीम्स इसे मैनेज करती थी. 1970s में जब आईबीएम ने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से अलग किया तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनी. कॉर्पोरेशंस को समझ गया कि नए सॉफ्टवेयर बनाना और उन्हें अपडेट करना एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल है जो इन हाउस नहीं कर सकते. यहीं से मॉडर्न आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई जिसका प्रॉमिस ये था कि आपके पास बिजनेस प्रॉब्लम्स है और हमारे पास एक्सपर्ट्स है जो उनको सॉल्व कर सकते हैं. फिर 1990s में इंटरनेट के आने और Y2 बग के टाइम पर इंडिया का आईटी बूम शुरू हुआ. इन आईटी कंपनीज ने कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन्वेंट नहीं किया बल्कि इन्होंने लेबर आर्बिट्राज को परफेक्ट किया. उन्होंने सेम हाई क्वालिटी कोडिंग और मेंटेनेंस सपोर्ट्स अमेरिकन इंजीनियर्स के कंपैरिजन में फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पर प्रोवाइड किया. तो जब जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कॉर्पोरेशन हजारों ट्रेडिंग और बैंकिंग एप्स यूज करती है तो वो सब कुछ इंटरनल टीम मैनेज नहीं करवाती, राइट? वो टीसीएस या इन्फोसिस जैसे बड़े लार्ज कैप प्लेयर्स कंपनीज को मास्टर मैकेनिक्स की तरह यूज करती है. ये आईटी फर्म सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है और 24/7 मेंटेनेंस करती है जिससे इन्हें लगातार एन्युटी टाइप रेवेन्यू मिलती रहती है. इनका मॉडल सिंपल है, कितने इंजीनियर्स काम पर लगे हैं, राइट? उससे उनका आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करो और क्लाइंट को बिल्ड करो, राइट? दिस इज द सिंपल बिजनेस मॉडल ऑफ द आईटी कंपनी. पहला फेज ऑफ द आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री वाज अबाउट चीप लेबर. पर 2015 के आसपास इंडस्ट्री का नैरेटिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे शिफ्ट हो गया. पिच क्या थी? पिच ये थी कि सस्ते काम से बदलकर मॉडर्नाइजेशन हो गई, राइट? एंड इसमें क्लाउड माइग्रेशन जो सिंपली इज मूविंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द कंपनीज ओन डेटा सेंटर टू Amazon वेब सर्विसेज या फिर Azure सो द कंपनी कैन स्केल बेटर. उसके बाद डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसी चीजें शामिल थी. हालांकि नैरेटिव बदला पर अंडरलाइन इकोनॉमिक्स वही रहे हैं, राइट? इंजीनियरिंग कंपनी इंजीनियर आवर्स ही सेल कर रही है. अब इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर रिजिड होता है, राइट? जहां प्रोग्रामर को हर सिनारियो के लिए एक्सप्लिसिट रूल्स लिखने पड़ते हैं. मशीन लर्निंग इसको बदल देता है. यहां कंप्यूटर को रूल्स नहीं बल्कि मैसिव डेटा दिया जाता है और वो खुद से पैटर्न्स फिगर आउट कर लेता है. डीप लर्निंग इसका ही एक एडवांस वर्जन है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है. For example, to build a spam filter the traditional way, a programmer would have to manually write thousands of rules blocking specific phrases like Nigerian prince. With machine learning, you simply show the computer millions of spam and non-spam emails. It calculates the mathematical probabilities and learns to catch new disguised spam emails it has never seen before. अब समझते हैं कि exactly large language models like Claude, ChatGPT और Gemini क्या है. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किए गए एक डीप लर्निंग मॉडल का टाइप है. इसका कोर मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है. ये गेस करते हैं कि नेक्स्ट वर्ड
क्या होगा, राइट? ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स पर ट्रेन होने के बाद ये मैथमेटिकली प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट लॉजिकल वर्ड क्या होना चाहिए। इसलिए ये कोड लिख सकता है, रिपोर्ट समराइज कर सकता है और क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकता है। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन एंड आंसर, एआई आईटी सर्विसेज के लिए थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। थ्रेट इसलिए क्योंकि अगर एआई कोड लिख और टेस्ट कर सकता है तो ह्यूमन इंजीनियर आवर्स की डिमांड कम हो जाएगी। इंडियन आईटी मॉडल इंजीनियर्स के घंटों पर बेचा जाता है, राइट, और उसी पे टिका है। एंड अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हर एंटरप्राइज क्लाइंट अब एआई इंप्लीमेंट करना चाहता है, अपने प्राइवेट डेटा पर मॉडल्स फाइन ट्यून करना चाहता है और इसमें उन्हें आईटी सर्विसेज की ही मदद चाहिए रहेगी। तो AI is a threat to the original business model of these IT companies, but also an opportunity to increase the total addressable market and change the way they used to do stuff. Before we finally talk about persistent, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका मैं वीडियो में यूज करूंगा जो आपका समझना इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड, तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक रेसिपी की तरह है जो प्रोग्रामर लिखता है। ओपन सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक ब्रिज होता है जो दो सॉफ्टवेयर्स के आसपास बात करने में हेल्प कराता है। क्लाउड का मतलब है रेंटिंग कंप्यूट पावर, क्लाउड माइग्रेशन का मतलब है सिंपली मूविंग द डेटा टू द क्लाउड, और ऑन प्रेमिस का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो कंपनी ने फिजिकली ओन्ड सर्वर्स पे, अपने खुद के ओन सर्वर्स पे चला रखा है। सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि सेल्सफोर्स। एम्बेडिंग वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर्स उनका कॉन्टेक्स्ट समझ सके, और वेक्टर डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ दीज एम्बेडिंग्स। अब समझते हैं कि आईटी फर्म्स के थोड़े थोड़े अलग अलग बिलिंग मैकेनिज्म्स क्या है। टाइम एंड मटेरियल में एग्जैक्टली इंजीनियर आवर्स का बिल बनता है। फिक्स प्राइस में पूरे प्रोजेक्ट का एक फिक्स अमाउंट डिसाइड होता है। अगर एआई का यूज करके काम जल्दी खत्म हो रहा है यहां पे, तो फिक्स प्राइस डील्स में आईटी फर्म्स को बहुत फायदा हो सकता है। आउटकम बेस्ड प्राइसिंग सबसे एडवांस्ड है, जहां क्लाइंट एफर्ट का नहीं सिर्फ बिजनेस आउटकम पे पैसे दिए जाते हैं। मैनेज सर्विसेज एक हाइब्रिड मॉडल है जिसको आप रिटेनर की तरह समझ सकते हो, और ऑन साइट ऑफशोर मिक्स इज द प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन एट अ क्लाइंट्स लोकेशन। तो जितना ज्यादा ऑफशोर मिक्स रहेगा उतनी हायर मार्जिन्स। अब आईटी कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ तरीके के होते हैं, तो लेट्स सी देम। रन द बिजनेस सबसे पहला है, ये एक प्रिडिक्टेबल मल्टी ईयर मेंटेनेंस वर्क है। चेंज द बिजनेस मतलब नए एप्स या क्लाउड माइग्रेशन वाले डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स, और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स ये होते हैं जब कोई फर्म क्लाइंट के पूरे आईटी ऑपरेशंस को टेक ओवर करके मॉडर्नाइज और मैनेज करने की कोशिश करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल में भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कार्व आउट्स, व्हिच इज व्हेन अ पीई फर्म एक्वायर्स अ डिवीजन ऑफ अ लार्ज कंपनी एंड नीड्स टू सेपरेट इट्स आईटी फ्रॉम द पेरेंट। इस सेपरेटेड एंटिटी को उसके खुद के फंक्शन चाहिए होते हैं, तो दिस इज अ बिग टाइप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल डील। फुल आउटसोर्सिंग नाम से ही समझ में आता है, पूरा वर्क इज आउटसोर्स, एज डज प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हमें नाम से समझ में आता है। अब फाइनली बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में, और ऐसा क्या है जो इस बिजनेस को सेट अपार्ट करता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी। ट्रेडिशनल आईटी मॉडल टीसीएस जैसे है, में एक बैंक टीसीएस को अपना कोर सिस्टम अपग्रेड करने के लिए बुलाता है, राइट। टीसीएस के इंजीनियर्स बैंक के सिस्टम पर काम करते हैं और फाइनल आईपी विच इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैंक का होता है। यहाँ पे टीसीएस का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होता है। पर जब हम परसिस्टेंट की तरफ देखें तो उनका स्वीट स्पॉट है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। अगर वीरा सिस्टम्स को अपने सॉफ्टवेयर में नया एआई फीचर डालना है तो परसिस्टेंट की टीम वीरा के प्रोडक्ट में कोड करती है। एंड यूजर को सिर्फ वीरा का प्रोडक्ट दिखता है, पर उसके पीछे का बिल्डर परसिस्टेंट होता है, which is the core essence of product engineering, which in simple terms is doing research and development for companies that make software. सॉफ्टवेयर के जो काम है वो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर डिवाइडेड है। लेवल 1 इज सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जो है सर्वर्स चलाना। लेवल 2 इज एप्लीकेशन मेंटेनेंस, इसका मतलब है सिंपली बग फिक्स करना। यहां एआई का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि ऑटोमेशन इजीली यहां पे ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। लेवल 3 इज सिस्टम्स इंटीग्रेशन, लाइक मूविंग कोई कंपनी की इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ईआरपी फ्रॉम ऑन प्रेमिस टू क्लाउड। लेवल 4 इंटरनल ऐप डेवलपमेंट है, विच एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। लेवल 5 है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। लेवल 5 सबसे कॉम्प्लेक्स है और यही परसिस्टेंट की कोर स्ट्रेंथ है। यहां पहले से कोई फिक्स स्पेक नहीं होता, प्रोडक्ट रोड मैप हर क्वार्टर बदलता है। परसिस्टेंट के इंजीनियर्स को सिर्फ कोड नहीं बल्कि डीप डोमेन कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ता है। यहां कोड क्वालिटी का बार हाईएस्ट है क्योंकि एक छोटा सा बग क्लाइंट के हजारों कस्टमर्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर मैं समराइज करूं तो दिस इज R&D ग्रेड वर्क। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट मेक्स परसिस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर आईटी सर्विसेज कंपनीज। तो अभी हम रेवेन्यू एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले जैसे ही आप देखोगे रेवेन्यू एनालिसिस में और सेगमेंट रेवेन्यू मिक्स में, तो कंपनी अपनी सेगमेंट्स को 3 भागों में डिवाइड करती है। 1 इज BFSI,
सेकंड इज हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर, हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। हम एक एक वर्टिकल को अच्छे से समझेंगे। और अगेन अगर हम ज्योग्राफिक रेवेन्यू मिक्स देखें तो सिंपली नॉर्थ अमेरिका इज डोमिनेंट एज इज विद अदर आईटी सर्विसेज कंपनीज। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन देखें तो इस पे आप ज्यादा फोकस मत करो, बट व्हाट आई एम हाईलाइटिंग यू जस्ट सी दैट, राइट। अगर हम अच्छे से देखें तो टॉप 20, लेट्स जस्ट सी टॉप 20 कस्टमर्स, तो टॉप 20 कस्टमर्स में 53% of the revenue, 53% of persistent revenue is built up in top 20 customers। तो यहां पे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है जो हम इंडस्ट्री पीयर टू पीयर एनालिसिस में और अच्छे से समझेंगे। तो बट जस्ट लुक एट दिस एंड लेट्स जस्ट मूव अहेड। अब थोड़ा वर्टिकल्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में परसिस्टेंट सिंपली सिट्स एट टू डिफरेंट टेबल्स। बीएफएसआई और हेल्थ केयर वर्टिकल्स में कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस को अपग्रेड करने में हेल्प करती है, एंड दिस इज वेयर देयर वर्क ओवरलैप्स with that of other IT services companies like the large caps. Software and high tech vertical में company acts as the builder's builder, hired by famous software companies to invent, code and maintain actual products. This is what sets Persistent apart from its peers, क्योंकि यहाँ पे they work for 16 of the world's top 20 independent software vendors. These are companies जो primarily software sell करती है। For example, Salesforce जिनका product ही software है, when compared to HDFC Bank, जिनके लिए software is a cost center and nothing more. Now, why does serving software companies make Persistent someone that can benefit from AI? तो reason one है कि जो इनके clients हैं वो software product companies है जिन्हें अपने products में जल्दी से AI embed करना पड़ रहा है क्योंकि उनके customers AI gains demand कर रहे हैं। Traditional IT clients जैसे कि banks AI की तरफ थोड़े cautious होते हैं, पर Persistent के जो ISV clients है AI डिमांड की इंटेंसिटी उसमें बहुत ज्यादा है। नंबर 2, एआई फीचर बनाने के लिए वही स्किल्स चाहिए जो परसिस्टेंट के पास पहले से है, जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और एपीआई इंटीग्रेशन। इन शॉर्ट, अ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए। बाकी आईटी कंपनीज के लिए एआई एक नया पिवोट है, पर परसिस्टेंट के लिए ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है क्योंकि उनकी मसल मेमोरी में पहले से ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर फीचर्स बनाना फीडेड है। एंड लास्टली, AI वर्क ज्यादा स्टिकी होता है और यहां बिलिंग रेट्स आर हाई बिकॉज द एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द इंजीनियर्स इज हाई। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल्स और समझते हैं कि मार्जिन्स कहां पे कितनी है। हेल्थ केयर सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है कंपनी को, हिस्टोरिकली 39 to 41.5% मार्जिन, क्योंकि यहां डोमेन स्पेशलाइजेशन चाहिए और रेगुलेटरी रीजन से क्लाइंट जल्दी वेंडर चेंज नहीं कर सकता। ऑल्सो हायर आईपी कंटेंट यूज होता है परसिस्टेंट का इन दिस सेगमेंट, और आगे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मार्जिन एक्रेटिव क्यों है फॉर परसिस्टेंट, क्यों आईपी लेड वर्क is more margin accretive for Persistent. Second, BFSI में stable 35.7% से 36.7% मार्जिन होती है, and again the reasons are pretty much similar to healthcare. लेकिन सॉफ्टवेयर और हाईटेक जो उनका सबसे बड़ा सेगमेंट है उसके मार्जिन सबसे कम है, यानी कि 25.6% से 29.1% है। उसके रीजन समझते हैं, बट पहले ये समझते हैं कि परसिस्टेंट की रेवेन्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू लीनियर सर्विसेज जो है बिलिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन आवर्स, और दूसरी इज आईपी लेड रेवेन्यू। जब परसिस्टेंट अपना खुद का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेचता है तो ग्रॉस मार्जिन्स आर हाई। आईपी लेड का मतलब है कि कंपनी के पास रीयूजेबल कोड और टूल किट्स है ताकि नए क्लाइंट्स के लिए सब कुछ जीरो से ना बनाना पड़े। इससे कम लेबर में ज्यादा रेवेन्यू आता है और डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। तो हाईटेक में मार्जिन कम होने का कारण है पार्टनर आईपी रीसेलिंग। जब परसिस्टेंट अपने क्लाइंट को सेल्स फोर्स का लाइसेंस बेचता है तो रेवेन्यू टॉप लाइन में तो ऐड होती है, पर लाइसेंस पर मार्जिन बहुत थिन होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी का है। इसके अलावा इस वर्टिकल में कार्व आउट डील्स भी है जिसमें शुरुआती 12 से 18 महीनों में ट्रांजिशन कॉस्ट बहुत हाई होता है जिससे मार्जिन दब जाती है। परसिस्टेंट के जो एआई लेड आईपी टूल्स है उससे मार्जिन एक्सपांड भी हुई है और Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में उसका इफेक्ट भी देखने को मिला है, जहां कंपनी को 1.5% का मार्जिन जंप मिला है जस्ट इन अ सिंगल क्वार्टर, विच कंफर्म्स जो हमारे सस्पिशंस है कि एआई लेड वर्क will lead to better margins for companies like Persistent. Persistent के कुछ IP led products है Sava, iAura, Extensure.ai, GenAI, जो अलग अलग काम को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। और यहां पे एक अंडर अप्रिशिएटेड पार्ट है स्टोरी का। हमने देखा कि एआई या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे टेक्स्ट पे ट्रेन होते हैं, राइट। तो एवरी एंगेजमेंट जहां पे भी सासवा या GenAI हब इज डिप्लॉयड, इट वुड जनरेट डेटा ऑन व्हाट वर्क्स। ये डेटा इंप्रूव करती है प्लेटफॉर्म्स को, तो जितना ज्यादा परसिस्टेंट इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगी इन देयर एंगेजमेंट्स, उनके एआई टूल्स उतने बेटर और मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएंगे देन देयर कंपेटिटर्स। अब कंपनी की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखते हैं, राइट। अगर हम देखें
फ्रॉम रेवेन्यू सीएजीआर जो कंपनी का है फ्रॉम आईपीओ टू फाइनेंशियल ईयर 26 तो 17.3% है, और 5 ईयर रेवेन्यू सीएजीआर बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 26 इज 23.9%, व्हिच इज वेरी गुड, राइट? दे आर मिड कैप कंपनी, दे आर ग्रोइंग, दीज आर वेरी गुड नंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 23 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखी है कंपनी को। देन वी सॉ फाइनेंशियल ईयर 24 जहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 हैव रिमेन्ड इन दैट ब्रॉड रेंज। तो अब इनके रीजंस देखते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ। तो फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक मजबूरी बन गई फॉर कंपनीज, जिससे परसिस्टेंट को इनक्रेडिबल ग्रोथ मिली, और यहां ग्रोथ वाज आल्सो एडेड बाय परसिस्टेंट स्पेंडिंग ओवर $200 मिलियन ऑन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में जब इन्फ्लेशन बढ़ा तब टेक सेक्टर ने स्पेंडिंग कम करके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया, पर परसिस्टेंट ने प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ डिलीवर की इस फाइनेंशियल ईयर में भी। देन केम फाइनेंशियल ईयर 25 जहां हेल्थ केयर वर्टिकल ने 50% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हिट की, क्योंकि एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी की डिमांड अचानक से बढ़ गई। और लास्टली फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंकिंग सेक्टर ने भी एआई एडॉप्शन के लिए अपने लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करना चालू किया। डिमांड बेसिक एआई से शिफ्ट होकर अब ऑटोनॉमस एजेंटिक एआई वर्कफ्लोज पर आ चुकी है। अब हमने देखा एक कहानी के रूप में कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 26 में कैसे ग्रोथ हुआ है। नाउ हम देखेंगे, यहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस समझेंगे कि एबिटा मार्जिन्स क्या है कंपनी की। तो एबिटा मार्जिन्स एज ऑफ Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 have hit 16.3%, और अगर हम देखें तो उनकी ब्रॉड रेंज हैज रिमेन्ड बिटवीन 14 to 16%, राइट? अब एक बार रेवेन्यू शेयर ट्रेंड देखते हैं परसिस्टेंट का। जो सारे वर्टिकल्स है परसिस्टेंट के, वो कैसे कैसे रेवेन्यू में शेयर किए हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20, तो हमको कंपनी की थोड़ी स्टोरी समझ में आएगी और कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है वो भी समझ में आएगा। तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 से समझते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 20 में बीएफएसआई वाज ओनली 30% अ पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू, 18% 19% हेल्थ केयर था, और सबसे ज्यादा पार्ट था 52%। जो मैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए की बात कर रहा हूं परसिस्टेंट के बारे में, वो यहीं से आ रहा है, बिकॉज दे आर अ कंपनी दैट यूज्ड टू वर्क फॉर सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक कंपनीज। फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक से डाइवर्सिफाई करना चालू किया, एंड दे इंक्रीज्ड देयर वर्क इन द बीएफएसआई एंड हेल्थ केयर सेक्टर। और अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 पे देखें तो सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक स्टिल रिमेन्स देयर हाईएस्ट वर्टिकल एट 40%, बट वो 52% से नीचे गिर के 40% पे आया। तो ऐसा परसिस्टेंट ने क्यों किया वो समझते हैं। तो परसिस्टेंट को समझ आ गया था कि किसी भी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा बीएफएसआई और हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च होता है। सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक एक वोलाटाइल सेक्टर है, एक वोलाटाइल वर्टिकल है कंपनी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी खराब होने पर टेक कंपनीज आर&डी प्रोजेक्ट्स डिले कर देती है। इसलिए इन्होंने डेस्परेटली अपने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्किल्स को बैंक्स और हॉस्पिटल्स में लगाना शुरू किया, ताकि नॉन डिस्क्रिशनरी रेवेन्यू मिल सके और इकोनॉमी शॉक से बच सके। पहले परसिस्टेंट वाज नोन एज एन आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी, and while that was a great business, they wanted to evolve into a global solutions company that guides massive ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेस थ्रू देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने पहले ये देखा था कि क्यों सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक वर्टिकल्स वाली जो कंपनीज है, दे विल वांट टू एम्बेड एआई इनटू देयर प्रोडक्ट्स एज सून एज पॉसिबल। तो क्या ये परसिस्टेंट के मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है? तो लेट्स सी दैट। तो मैनेजमेंट ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में कंफर्म किया है कि सॉफ्टवेयर और हाईटेक वर्टिकल की कंपनी सबसे फास्ट एआई अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि वहां हेवी रेगुलेशन नहीं है। बीएफएसआई और हेल्थ केयर आर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, इसलिए वहां फुल स्केल एडॉप्शन स्लो है। पर बैंक्स को पता है कि बिना पुराने सिस्टम्स यानी लेगेसी डेटा को क्लाउड नेटिव बनाए, ये डिजिटली ट्रांसफॉर्म किए, वो एआई यूज नहीं कर सकते। ये एक प्री रेक्विजिट बन चुका है जो बैंक से भी रेवेन्यू ड्राइव कर रहा है। बट अगेन परसिस्टेंट का जो बिग एक्सपोजर है टू द सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक वर्टिकल, इट मींस दैट दे विल बी एक्सपोज्ड टू डिप्लॉय एआई लेड प्रोडक्ट्स मच मोर देन देयर कंपैरेटिव पीयर्स, जो हम और डीपली समझेंगे इन द P2P एनालिसिस। अब हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल में ये देखते हैं कि कंपनी कैश करती है अच्छा कि नहीं, बट यूजुअली आईटी सर्विसेज कंपनीज मेक अ लॉट ऑफ कैश। तो यहां पे ज्यादा अगेन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ओसीएफ यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट परसेंटेज जो रेशियो है कंपनी का, दैट हैज बीन वेरी वेरी गुड, राइट? फाइनेंशियल ईयर 26 में इट वाज अराउंड 95%। अगर हम रिटर्न ऑन आरओसी नंबर्स देखें तो आरओसी नंबर्स हम और अच्छे समझेंगे इन द P2P एनालिसिस। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में वो 44.4% हिट किए और रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स 26% हिट किए। अब देखते हैं परसिस्टेंट की ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक समझने के लिए एसीवी और टीसीवी क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। एसीवी मतलब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब एक साल में कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा आएगा, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लाइफ में टोटल कितना पैसा आएगा।
परसिस्टेंट का ट्रेलिंग 12 मंथ्स टीसीवी $2.4 बिलियन है अगेंस्ट 1.65 बिलियन की रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। इसका मतलब है कि बुक टू रेवेन्यू रेशियो है जो कंपनी का वो 1.45x है, जो काफी हेल्दी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखाता है। इनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज $1.78 बिलियन, जो ये शो करता है कि इनकी करंट बुकिंग बैकलॉग से ही इनकी बेसिक रेवेन्यू ग्रोथ आने वाली है 12 महीनों में, और वो लॉग्ड है। इसमें से 61% ऑफ देयर बिजनेस नया बिजनेस है और वो रिन्यूअल्स नहीं है, तो विच अगेन शोज द हेल्दीनेस ऑफ द ऑर्डर बुक। नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम ये समझेंगे कि एआई कैसे टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर परसिस्टेंट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, राइट। हिस्टोरिकली 30 साल पुराना कोबोल कोड हो या उस पे बने हुए सिस्टम्स हो, तो उनको अपडेट करना एक बड़ा रिस्की और महंगा प्रोसेस होता था, राइट, जिसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए सिर्फ सबसे डेस्परेट या बड़ी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले कॉर्पोरेशंस ही इसको अटेम्प्ट करते थे। अब जो एलएलएम एआईज है, इन मिलियंस ऑफ लाइंस के पुराने कोड को डेज में पढ़कर उसके बिजनेस रूल्स समझ लेते हैं और उसे मॉडर्न कोडिंग लैंग्वेज में बिना एरर्स या कम एरर्स के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो 5 साल का एक हाई रिस्क प्रोजेक्ट होता था वो अभी 18 महीने का प्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट बन गया है। एंड दैट मीन्स कि वो कंपनीज जो पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वो शायद अब कर पाए। तो परसिस्टेंट के मैनेजमेंट ने क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में इन एआई गेन्स को कंफर्म किया, राइट। सासवा प्लेटफॉर्म यूज करके उन्होंने मॉडर्नाइजेशन साइकिल टाइम को 60 to 75% तक कम कर दिया है। एक क्लाइंट के लिए उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का काम जो 18 महीने लेने वाला था, राइट, उसे सिर्फ 6 महीनों में पूरा करके दिखाया, राइट। डेटा प्लेटफॉर्म माइग्रेशन में एफर्ट 40% कम हो गया। ये जो एआई एफिशिएंसीज है ना, ये मार्केट की साइज को बड़ा कर रहा है, राइट। और सस्ता और फास्ट होने की वजह से अब मिड टायर बैंक्स और इंश्योरर्स भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं, जिससे परसिस्टेंट का टैम एक्सपांड हो रहा है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू डिसरप्ट एंड गेट मार्केट शेयर फ्रॉम द बिग हिटर्स इन द आईटी सर्विसेज स्पेस। तो जो मैं मार्केट शेयर गेन्स की बात कर रहा था, तो वो कंपनी के कॉन कॉल में हमको क्लियरली समझ में आता। तो जैसा कि कंपनी ने बोला कि वेयर वी हैव सीन a good amount of traction is also where people are looking a little fatigued with their tier 1 providers, right? Wherever there are renewals coming up or they are doing a rebid, right, we are being brought in as a disruptor. क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए है, it means that they will be able to deploy the newer techs faster and more ज्यादा agility से देन द ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज टायर 1 फर्म्स। अब हमने देखा कि कंपनी बहुत सारा कैश कमाती है, राइट। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ स्टोरी अब थोड़ी समझता है। तो परसिस्टेंट अपने कैश फ्लोज को शॉर्ट टर्म मार्जिन बढ़ाने की बजाय री इन्वेस्ट करता है। वो एनवीडिया, ओपनएआई और एडब्ल्यूएस के साथ डीप पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। प्रोप्राइटरी आईपी सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया, में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन एआई। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो वो यूएस में जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, जिन लोगों ने अक्वायर किया सॉफ्टवेयर कंपनीज को, उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना रहता है। दूसरा रास्ता दैट दे आर ट्राइंग टू डू फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ इज वेंडर कंसोलिडेशन, जहां पे वो क्लाइंट्स के पुराने आईटी प्रोवाइडर्स का पूरा काम अपने हाथ में ले रहे हैं। एंड जैसे कि हमने पहले देखा, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड की उम्मीद दे रहा है, राइट, कि क्योंकि वहां एआई एडॉप्शन सबसे फास्ट है। तो मैनेजमेंट इज आल्सो होपिंग कि उनका एआई लेड एग्जीक्यूशन विल लीड टू मार्केट शेयर गेन्स। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी परसिस्टेंट के मन में है। तो इनऑर्गेनिक एमएनए के लिए उनके 3 पिवट्स हैं। सबसे पहले तो यूरोप में स्केल बिल्ड करना और उसके लिए एक्विजिशंस करना। यूएस में एआई, साइबर सिक्योरिटी या फिर बीएफएसआई माइक्रो वर्टिकल्स वाली कोई छोटी टक इन कंपनीज को एक्वायर करना। हॉरिजॉन्टल जेन एआई कैपेबिलिटीज एक्वायर करना। अगर परसिस्टेंट को नए सेक्टर जैसे कि ऑटो या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो वो स्क्रैच से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी को एक्वायर करेंगे। तो इनऑर्गेनिकली ग्रो करना इज क्लियरली इन परसिस्टेंट्स माइंड। अब हमने कंपनी का अच्छे से बिजनेस मॉडल समझा, जिसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं, राइट। हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, बहुत डीप में फाइनेंशियल्स देखे, तो हमने फाइनेंशियल्स समझे। नाउ लेट्स गो टू इंडस्ट्री बिफोर वी मूव ऑन टू गवर्नेंस। तो सबसे पहले इंडस्ट्री देखेंगे, तो उसके लिए मैं एक अच्छे से बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक P2P एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी देखेंगे जिसका नाम है KPIT, राइट। तो KPIT को मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूं, तो आई वुड नॉट डिस्क्राइब दिस एज अ ट्रेडिशनल IT कंपनी। दिस इज अ मॉडर्न डे ऑटो एंसिलरी, यानी ये एक ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर प्योर प्ले। तो KPIT टेक्नोलॉजी एक ही चीज करती है, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, और 100% जो रेवेन्यू है उनका दैट कम्स फ्रॉम द मोबिलिटी सेक्टर। तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता है KPIT और परसिस्टेंट का, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला, कंपनी की 100% रेवेन्यू, KPIT की 100% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑटोमोटिव्स, राइट, ऑटोमोटिव सेक्टर। तो वो कंपनी क्लियरली बताती भी है। तो उनके वर्टिकल्स आर पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, राइट। तो क्योंकि
जो केपीआईटी जो वर्टिकल्स में सप्लाई करती है और जो परसिस्टेंट वर्टिकल्स में सप्लाई करती है वो कंपेरेबल ही नहीं है, तो वी विल जस्ट मूव अहेड एंड नॉट टेक केपीआईटी एज अ कंपेरेबल, राइट। अब इंडस्ट्री P2P एनालिसिस में दूसरी कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज कोफोर्ज, राइट। कोफोर्ज, तो कोफोर्ज के बारे में मैं बताऊं तो कोफोर्ज हैज डीप डोमेन एक्सपर्टीज और उनकी भी सेम आईपी स्ट्रैटेजी ही है, राइट। कोफोर्ज ऑपरेट्स बोथ इन द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग as well as traditional IT services spheres just like Persistent, and what makes कोफोर्ज स्टैंड अपार्ट कि उनकी एक डीप डोमेन एक्सपर्टीज है उनके नीश डोमेन्स में, और वो आईपी लेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर द स्पेसिफिक वर्टिकल्स दैट दे सर्व। तो कोफोर्ज का जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए है ना, वो इज टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स इंटरप्राइज क्लाइंट्स, राइट, एंड नॉट लाइक टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक वर्टिकल्स, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज की तरफ उनका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए नहीं है। तो दैट इज व्हाट सेपरेट्स कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, राइट। तो इंडस्ट्री वाइज देखें तो जो ओनली वर्टिकल है जो कोफोर्ज का ओवरलैप करता है विद परसिस्टेंट, इट इज हेल्थ केयर एंड हाईटेक, और ये भी उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया था, कोफोर्ज ने रिसेंटली अक्वायर किया था, जो कंपनी का नाम था सिग्निटी टेक, राइट। तो प्राइमरली स्ट्रेटेजिक रैशनल क्या था फॉर दैट एक्विजिशन फ्रॉम कोफोर्ज, कि उनको 3 नए वर्टिकल्स खड़े करने थे और इमीडिएटली स्केल अप एंड क्रिएट करना था उनका फुटप्रिंट इन रिटेल, हेल्थ केयर एंड हाईटेक। उन्होंने एक और कंपनी एक्वायर की है जिसका नाम है एनकोरा, राइट। ये ऐसी कंपनी है जो आईएसवी या फिर डिजिटल नेटिव कंपनीज, जैसे कि जो जिन कंपनीज को परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक वर्टिकल में सर्व करता है, वो क्लाइंट बेस को एनकोरा सर्व करता है। और कोफोर्ज ने जब एनकोरा अक्वायर किया तो दे हैव अक्वायर्ड दैट वर्टिकल, राइट। दे आर ट्राइंग टू एंटर द वर्टिकल दैट परसिस्टेंट इज डोमिनेंट इन। तो अब ओवरलैप समझते हैं, तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग तो दोनों करते हैं, राइट। कोफोर्ज भी करता है, परसिस्टेंट भी करता है, बट डिस्टिंक्शन ये है कि परसिस्टेंट इज डीपर in the ISV product engineering niche, right? Coforge ने recognize किया है ये चीज कि high tech will be the fastest adopter of AI, that I think has led to the Encora acquisition, which now gives them exposure to serving software companies. तो थोड़ा डायनामिक्स समझें अगर कोफोर्ज के, तो कोफोर्ज को रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 के ग्रोथ नंबर्स हैव बीन फ्यूल्ड बाय एक्विजिशंस। फाइनेंशियल ईयर 26 में नियरली 32% कांस्टेंट करेंसी वाइज ग्रोथ दिखी थी, बट इसमें से मोर देन हाफ, राइट, मोर देन हाफ वाज फ्यूल्ड बाय एक्विजिशंस। तो फाइनेंशियल ईयर 27 में भी क्या होगा ना, जो इनकोरा के जो कंपनी है, जो इनकोरा उन्होंने एक्वायर की है, वो कंसोलिडेटेड नंबर्स में आएगी, राइट, विच शुड एड द ग्रोथ। बट जो परसिस्टेंट की ग्रोथ आ रही है अभी, वो 100% ऑर्गेनिक है। तो अगर मैं कंक्लूजन करना चाहूं, अगर कंपेरेटिव डिफरेंशिएशन करना चाहूं दोनों कंपनीज में, तो मैं समझता हूं मेरे हिसाब से, राइट, कि आई थिंक परसिस्टेंट हैज मोर एक्सपर्टीज एंड एक्सपोजर ऑन द सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स लुक फॉर करते हैं इन द आईटी इंडस्ट्री, राइट। क्योंकि जो वर्टिकल पे, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज का जो वर्टिकल है परसिस्टेंट का, राइट, जिनको वो सप्लाई करते हैं, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी को सप्लाई करते हैं, दैट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम द अदर प्लेयर्स, राइट। तो दिस इज अ कंपनी जो परसिस्टेंट है, राइट, दिस इज अ कंपनी दैट वाज बोर्न इनटू द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या फिर R&D साइकिल फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, वाइल कोफोर्ज है वो कंपनी जिनका डीप डोमेन एक्सपर्टीज है, जो सिर्फ अभी टारगेट कर रही है उस नीश को जिसमें परसिस्टेंट ऑलरेडी प्ले कर रही है, राइट, और वो टारगेट कर रही है कोफोर्ज थ्रू एक्विजिशंस। तो एक बार जो मैंने बोला, राइट, कोफोर्ज के बारे में, वो एक बार उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पे देख लेते हैं। तो बाय वर्टिकल अगर उनका रेवेन्यू देखूं मैं, तो बैंकिंग BFSI जो सेक्टर है, दैट इज 26.5% प्लस 15%, राइट। तो मोर देन 40% BFSI को देते हैं वो लोग, और ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी में 23%। अगर सॉफ्टवेयर और हाईटेक का रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन देखो तो सिर्फ 11% है, कंपेयर टू, अगर इसमें भी हाईटेक का बहुत ही कम होगा, राइट। तो कंपेयर करो इसको परसिस्टेंट से, तो परसिस्टेंट का हाईएस्ट वर्टिकल है सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक। तो दिस इज द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू कंपनीज। तो अगेन, जैसा मैंने बोला था कि कोफोर्ज ने हेल्थ केयर एंड हाईटेक वर्टिकल को एक्वायर किया है, तो वो मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स हम देखें बिफोर दे एक्वायर्ड सिग्निटी टेक, राइट। तो उसके पहले अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक यहां पे वर्टिकल ही नहीं है, दे वर ओनली अ कंपनी विद डीप डोमेन एक्सपर्टीज, राइट। तो हमने अभी कोफोर्ज और परसिस्टेंट का देखा, प्रॉपर्ली एनालाइज किया, दोनों कंपनीज को साइड बाय साइड रखा। अब एम्फेसिस के बारे में समझते हैं। तो एम्फेसिस इज फंडामेंटली अ BFSI फोकस्ड एंटरप्राइज IT सर्विसेज कंपनी विद एक्सेप्शनली डीप एंड लॉन्ग टेन्योर क्लाइंट रिलेशनशिप्स। तो एम्फेसिस का जो AI की तरफ आउटलुक है, वो अगेन इज टू बिल्ड स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर द वर्टिकल्स दैट दे वर्क इन। तो BFSI क्लाइंट्स के लिए दे विल बी बिल्डिंग AI मॉडल्स, राइट। तो
प्रोडक्ट इंजीनियरिंग क्या एम्फोसिस करती है तो वो समझते, तो एम्फोसिस हैज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, वो आईएसवी क्लाइंट्स है उनके पास अंडर द टीएमटी वर्टिकल, जहां जो उनका वर्टिकल है जिसके बारे में हम देखेंगे, बट बीएफएसआई उनका स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. Unlike Persistent, again, it is one of the several lines and it is a very small one. तो ISV सप्लाई करना इनके लिए एक important part of the revenue नहीं है as of now. Competitive differentiation is right like night and day, ठीक है. तो Mphasis operate करता है in a very different competitive arena from Persistent, right? The comparison is less about which company is better and more about the fact that they're playing different games. So again, Mphasis is a very different company than Persistent because of the verticals they operate in. तो again, जैसा कि मैं बोल रहा हूं आपको, verticals में देखो तो banking and financial services form the majority part of the revenue of Mphasis revenue. जैसा कि हमने देखा था कि TMT vertical में वो थोड़ा सा high tech क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं, बट वो रेवेन्यू का पार्ट देखो कितना कम है. इट इज जस्ट 323 CR, राइट, आउट ऑफ 176 CR, राइट. तो दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट. अब थोड़े नंबर्स देखते हैं. तो नंबर्स में सबसे पहले हम देखेंगे आरओसी. तो आरओसी मैंने कैसे निकाला, तो 5 ईयर सिंपल एवरेज किया है. तो परसिस्टेंट बीट्स कोफोर्ज एंड एम्फोसिस इन दैट विद 30% आरओसीज. आरओई में भी परसिस्टेंट उनको बीट कर रहा है. अगर हम एबिटा मार्जिन देखें या ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो प्रोबेबली आर ऑल अलोंग द सिमिलर लाइंस, राइट. बट कोफोर्ज से कंपेयर करें तो परसिस्टेंट 17 to 19% के बैंड में रहा है हिस्टोरिकली. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू रेवेन्यू रेशियो देखें तो अगेन परसिस्टेंट बीट्स इट्स पीयर्स एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, तो 1.45 के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू रेवेन्यू रेशियो के साथ. फाइनेंशियल ईयर 24 जो एक नॉर्मलाइजेशन पीरियड था फॉर ऑल द आईटी सर्विसेज कंपनीज, उसमें भी परसिस्टेंट हैज बीटन कोफोर्ज एंड एम्फोसिस, राइट. अगेन शोज परसिस्टेंट की कैपेबिलिटी. 5 ईयर रेवेन्यू CAGR नंबर्स देखो या फिर 5 ईयर प्रॉफिट CAGR नंबर्स देखो तो अगेन परसिस्टेंट इज इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन द अदर देन इट्स पीयर्स, राइट. तो अब इंडस्ट्री P2P एनालिसिस का एक कंक्लूजन लेता हूं. हर कंपनी के लिए मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, राइट. तो KPIT वर्सेस परसिस्टेंट के बारे में बात करें तो KPIT क्या करता है, वो बिल्ड करता है सॉफ्टवेयर फॉर एन इंडस्ट्री दैट कांट बिल्ड द सॉफ्टवेयर देमसेल्व्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, राइट. परसिस्टेंट ऑग्यूमेंट करता है और एक्सेलरेट करता है R&D फॉर एन इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बिल्ड कर रही है, राइट, बट नीड्स मोर कैपेसिटी और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज टू कीप अप विद द कंपेटिटिव एंड AI ड्रिवन डिमांड्स, राइट. तो परसिस्टेंट और KPIT में सिंपली यही डिफरेंस है. कोफोर्ज से डिफरेंस देखें तो कोफोर्ज एक ओनली पीयर है, जो हमने पूरे पीयर्स के बारे में बात किया, एक अकेला पीयर है जो शायद परसिस्टेंट की टेरिटरी में एक्विजिशंस के थ्रू मूव करने की कोशिश कर रहा है. बट जैसे कि हमको पता है कि जो अक्वायर्ड कैपेबिलिटीज होती है ना, दे आर नॉट द सेम एज ऑर्गेनिकली बिल्ड वंस. तो परसिस्टेंट के पास 2 डेकेड्स ऑफ एम्बेडेड ISV रिलेशनशिप्स है जो कोफोर्ज अभी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा. तो कोफोर्ज शायद फ्यूचर में प्रोबेबली अच्छा कंपेटिटर बन जाए इन दिस स्पेस, बट टुडे Persistent's depth and organic growth quality remains superior. Emphasis के बारे में देखें तो Emphasis and Persistent are playing 2 entirely different games. तो Emphasis majorly क्या करता है, तो मॉडर्नाइज करता है टेक्नोलॉजी फॉर बैंक्स. परसिस्टेंट बिल्ड करता है टेक्नोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज. तो अगेन डिफरेंट कंपनीज. तो मैंने यहाँ पे ना एक क्या किया, जिसने भी अगर बैटमैन देखी होगी तो उनको एक बेन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, तो उस बेन के डायलॉग से मैं कुछ बोलना चाहूंगा परसिस्टेंट के बारे में. तो कोफोर्ज थिंक्स कि that they can work for ISVs in product engineering, right? But Coforge merely adopted the skill. Persistent was born in it, molded by it. ठीक है. तो फिर उन्होंने Persistent ने उसके बाद हेल्थ केयर और BFSI सेक्टर्स में डेलिबरेटली डाइवर्सिफाई किया, राइट, टू help deal with the cyclicality of their software and high-tech vertical, but the product engineering DNA remains with Persistent. So what that will lead to is कि Persistent right now offers the most clean profile of a company who will benefit from the scaling world of AI in the near term, while also offering the defense of the BFSI and healthcare verticals, right? तो यहाँ पे moat isn't ये सिर्फ मोट यहाँ पे एक वर्टिकल नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और हाईटेक कंपनी को सप्लाई करती है परसिस्टेंट, तो इसलिए वो एक मोट नहीं है, राइट. मोट यहाँ पे उनका डिलीवरी मॉडल है, राइट, कि वो प्रोप्राइटरी AI टूल्स को यूज कर रही है, अपने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग DNA का यूज कर रही है और आउटकम बेस्ड प्राइसिंग की तरफ मूव कर रही है, राइट. ये कॉम्बिनेशन मीन करता है कि परसिस्टेंट कैन डिलीवर द सेम स्कोप ऑफ वर्क, सिमिलर स्कोप ऑफ वर्क विथ फ्यूअर पीपल faster and retain more of the efficiency gains margins than say a Coforge or a TCS. So we have now looked at enterprise, financials as well as industry. Now let's move on to governance और फिर story of the company और valuation देखेंगे. तो governance में अगर हम historical governance issues देखें तो कंपनी में historically ज्यादा कोई problems नहीं रही है. की मैनेजरियल पर्सन देखें जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बेनिफिट्स ले रहा है, तो अगेन इट इज वेरी नॉर्मल दैट संदीप कालरा सर हु इज द CEO
roughly accounts for 3% of the company's global employee benefit expenses, which is again normal. टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स हैं कि प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है, तो परसिस्टेंट इज अ प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी फाउंडेड बाय अ प्योर टेक्नोक्रेट, विच इज गुड, राइट. द फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज डॉक्टर आनंद देशपांडे, राइट. वो बीटेक है, तो दिस इज अ प्रोफेशनली ड्रिवन टेक्नोक्रेट प्रमोटर वाली कंपनी है. कॉन कॉल के अपीयरेंसेस देखें तो सीईओ संदीप कालरा सर कंप्लीटली डोमिनेट्स द कॉन्वर्सेशन, राइट. ही प्रोवाइड्स द स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्ड रिमार्क्स एंड फील्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनालिस्ट, राइट. तो ही इज द फेस ऑफ द कंपनी. क्रेडिट रेटिंग देखें तो परसिस्टेंट का हाईली रेप्यूटेबल A+ स्टेबल क्रेडिट रेटिंग है फ्रॉम इकरा, राइट. गवर्नेंस में आगे देखेंगे प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है, डीआईएस की क्या होल्डिंग है, एफआईएस की क्या होल्डिंग है. तो एफआईआईज एंड डीआईआईज आर वेरी हेल्दी इन दिस कंपनी. और अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो ज्यादा चेंज नहीं हुई है, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हुआ है. वो माइन्यूट चेंजेस अब हम समझने की कोशिश करते हैं आगे. तो सबसे पहले तो स्टेक सेल हिस्ट्री देखते हैं. तो यहाँ पे कोई स्टेक सेल नहीं हुई है, राइट. ये डाइल्यूशन क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे ईसॉप्स इशू किए, तो बहुत ज्यादा शेयर्स इशू होने की वजह से थोड़ा सा डाइल्यूशन देखने को मिला है. डॉक्टर आनंद देशपांडे सर की होल्डिंग में, राइट. ही होल्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स. मैनेजमेंट की हिस्ट्री ऑफ गाइडेंस क्या है? तो दिस इज द कंपनी दैट डज नॉट गिव फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, दैट डू नॉट गिव फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, विच आई वेरी 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 मच लाइक. तो एक और चीज देखते हैं गवर्नेंस में कि कोई ऐसा कोई ट्रेंड है क्या, ऑफ वरिंग ट्रेंड है क्या, कि ऑफ की पीपल लिविंग. तो ऐसा कोई सिस्टमैटिक या वरिंग ट्रेंड नहीं मिला है कि जहां पे की पीपल ने कंपनीज को इस कंपनी को, परसिस्टेंट को छोड़ा है. और हम ऑडिटर्स में भी देखें तो कोई हिस्टोरिकल ऑडिटर रेजिग्नेशंस भी ये कंपनी में नहीं हुए हैं. तो गवर्नेंस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो रेड फ्लैग्स यहां पे नहीं है. तो जैसा मैंने बोला कि कंपनी गाइडेंस नहीं देती है, तो मैं कॉन कॉल स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं संदीप कालरा सर की. तो देयर इज नो गाइडेंस एक्सेट्रा, राइट. प्लीज डू नॉट रीड टू मच इनटू इट. वी डू नॉट गिव फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस. अब कंपनी गाइडेंस तो नहीं देती है, बट वो कभी कभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, राइट. कि कौन से वर्टिकल्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर एंड कौन से आर नॉट, राइट. तो एक बार वो देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या बोला. तो कंपनी का रेवेन्यू एस्पिरेशन जब उन्होंने बोला था, दिस इज नॉट अगेन नॉट अ गाइडेंस, दिस इज अ एस्पिरेशन. तो उन्होंने बोला था कि दे वांट टू रीच $2 बिलियन का रन रेट, राइट. एंड $2 बिलियन का रन रेट, द $2 बिलियन टारगेट इज एन एनुअलाइज्ड रन रेट, राइट. एनुअल रन रेट है, नॉट द एब्सोल्यूट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 27, राइट. अगेन दिस इज जस्ट एन एस्पिरेशन, तो इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. मार्जिन एस्पिरेशन क्या है? तो मार्जिन एस्पिरेशन इज टू रिमेन इन द 16 to 17% रेंज, राइट. अब वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज और बीएफएसआई को बोला है कि दीज विल रिमेन द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्रोथ. मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और बीएफएसआई वर्टिकल्स आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ. These two verticals are currently neck to neck, यानी दोनों सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ नंबर्स ही दे रहे हैं. सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक वर्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो बीएफएसआई और हेल्थ केयर सेक्टर एज द नेक्स्ट इन लाइन, राइट. टेक वर्टिकल पे एक और न्यूआंस दिया कालरा सर ने. तो कालरा सर ने नोट किया कि टेक्नोलॉजी कंपनीज are the fastest to adopt new AI technologies because they are the creators of these tools and they operate in less regulated environments, जो हमने बहुत एक्सटेंसिवली ऊपर डिस्कस किया है. ब्रॉडर आईटी सेक्टर के बारे में उन्होंने बोला था कि पोटेंशियल कॉम्प्रेशन के चांस हैं. तो रिगार्डिंग द वाइडर आईटी टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर, संदीप कालरा सर ने फॉरवर्ड लुकिंग वार्निंग दिया कि इंडस्ट्री में सी ए कंप्रेशन इन द टेक वर्ल्ड. हाउएवर उन्होंने एक और चीज को स्पिन किया पॉजिटिव में परसिस्टेंट के लिए कि ही एक्सप्लेन दैट बिकॉज परसिस्टेंट एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है, तो दे आर स्मॉल इनफ टू हैप्पीली कैप्चर मार्केट शेयर and win new outsourcing deals from massive tech giants that are trying to cut costs. तो जो उनके ऊपर के टेक जाइंट्स है वो भी probably उनको deals देंगे who are trying to cut costs, even if the broader IT sector may be shrinking. Now let's move towards the conclusion. तो सबसे पहले conclusion में जैसे मैं हमेशा करता हूं, तो पहले हम की रिस्क्स देखेंगे. तो की रिस्क में सबसे पहला है टेक सेक्टर की साइक्लिकलिटी. तो ऑल्दो बीएफएसआई और हेल्थ केयर सेक्टर्स एक डिफेंसिव कुशन प्रोवाइड करते हैं परसिस्टेंट को. परसिस्टेंट का बिगेस्ट वर्टिकल अभी भी सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक है. और टेक कंपनीज जो है ना वो नोटोरियस होती है फॉर बीइंग साइक्लिकल व्हेन इट कम्स टू R&D स्पेंडिंग. तो जब फंडिंग ड्राई अप हो जाती है, मैक्रो कंडीशंस टाइट अप हो जाते हैं, तो वो लोग अपनी डिस्क्रिशनरी बजट्स को स्लैप कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, स्लैश कर देते हैं. तो जो डाइवर्सिफिकेशन है बीएफएसआई और हेल्थ केयर में रिड्यूस कर रहा है वोलेटिलिटी, बट वो एलिमिनेट नहीं कर रहा है, राइट. टेक सेक्टर में इतना जो उनका एक्सपोजर है, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंशिएशंस दैट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टू दिस कंपनी, राइट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दे मेंटेन देयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए. दूसरा रिस्क है AI लेड डिमांड डिफ्लेशन. अब ये क्या है? तो एक स्ट्रक्चरल रिस्क है कॉमन टू ऑल IT सर्विसेज कंपनीज. जैसे AI मैच्योर होगा
तो क्लाइंट्स क्या करेंगे ना, वो इनएविटेबली डिमांड करेंगे कि जो सेम स्कोप ऑफ वर्क था टू बी डिलीवर्ड विद फ्यूअर इंजीनियर्स, और वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे जो कॉस्ट सेविंग्स हो रही है वो हमको पास थ्रू हो जाए, राइट? तो यहां पे मिटिगेशन क्या होता है ना, मिटिगेशन विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम टाइम एंड मटेरियल, यानी इंजीनियर आवर्स को बिल करने की जगह दे विल ट्राई टू बिल ऑन आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, राइट? वेयर persistent जैसी कंपनीज रिटेन करेगी एआई एफिशिएंसी गेन्स को एज मार्जिन्स, राइट? बट यहां पे एक डीपर रिस्क है। तो डीपर रिस्क क्या है? तो एआई कुड श्रिंक द टोटल एड्रेसेबल प्रोजेक्ट साइज इटसेल्फ, यानी अगर एक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो यूज टू कॉस्ट $50 मिलियन, राइट, वो अब कॉस्ट करेगा $30 मिलियन, क्योंकि एआई हैंडल कर रहा है 40% ऑफ द वर्क। तो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग में भी द आउटकम विल बी चीपर टू डिलीवर, राइट? तो क्योंकि पाए श्रिंक हो रही है, लाइक टोटल टॉप लाइन भी श्रिंक हो रही है, तो दिस इज अ वेरी बैड स्ट्रक्चरल रिस्क फॉर दीज आईटी सर्विसेज कंपनीज। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है कंपनी का, तो जैसा कि मैंने बोला कि कोफोर्ज से अगर कंपेयर करें तो ज्यादा रेवेन्यू ऑफ परसिस्टेंट इज डिवाइडेड इनटू फ्यूअर क्लाइंट्स, राइट? हाई टेक रेवेन्यू का शेयर डिक्लाइन इज अगेन अ रिस्क, जो हमने ऊपर समझा जब मैं टेक सेक्टर साइक्लिकलिटी बता रहा था। तो हाई टेक रेवेन्यू इज व्हाट सेपरेट्स परसिस्टेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। तो हाई टेक रेवेन्यू का अगर शेयर डिक्लाइन होता गया तो दे विल मूव टुवर्ड्स मोर ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज, और दे विल मूव टुवर्ड्स एंड लुक मोर लाइक अ कोफोर्ज। तो पांचवी स्ट्रक्चरल रिस्क देखते हैं कंपनी के बारे में, विच इज वैल्यूएशन। तो परसिस्टेंट का आज का जो मल्टीपल है वो 40 के पीई पे, राइट, जो रिफ्लेक्ट करता है मार्केट का, मतलब मार्केट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि उसकी जो क्लीन प्रोफाइल है, राइट, बीएफएसआई सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डीएनए है, और सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक वर्टिकल है जो डिफरेंशिएट करता है इस कंपनी को। बट अगर सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक की रेवेन्यू एज अ परसेंटेज कीप्स डिक्लाइनिंग एंड दे मूव मोर टुवर्ड्स अ बिजनेस मॉडल लाइक कोफोर्ज, तो ये कंपनी को मार्केट थोड़ा सा रीरेट भी कर सकता है, राइट, लाइक ट्रेडिशनल आईटी पीयर्स। तो दैट इज अ रिस्क हियर। लॉन्ग टर्म एआई डिसरप्शन इज अ रिस्क, तो ये अगेन स्ट्रक्चरल रिस्क है, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू परसिस्टेंट। तो दिस इज अ लॉन्गर डेटेड रिस्क जो वर्थ फ्लैगिंग है। अगर एआई इतना डेवलप हो जाए टू द पॉइंट कि एआई की कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ जाए कि सॉफ्टवेयर बिकम्स रिलेटिवली सिंपल, राइट, सॉफ्टवेयर को बनाना बिकम्स रिलेटिवली सिंपल एंड एसेंशियली प्लग एंड प्ले करके एक चीज हो जाए, राइट, कि देन द सॉफ्टवेयर जो कंपनीज है जिनको परसिस्टेंट सप्लाई करता है, राइट, वो लोग क्या चूज करेंगे ना, दे विल देन ट्राई टू डू प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इन हाउस, क्योंकि अभी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इतनी आसान हो जाएगी बिकॉज ऑफ एआई, rather than outsourcing it to somebody like persistent. But again, this is a very longer term risk, right? क्योंकि आज भी मशीन लर्निंग एज वेल एज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ट्रेंड इंजीनियर्स है उनकी नीड बहुत ज्यादा है, राइट? तो दिस इज अगेन अ वेरी लॉन्ग टर्म रिस्क, बट अगेन वर्थ फ्लैगिंग। आगे करेंसी और ट्रम्प रिलेटेड वीजा रिस्क तो हर आईटी सर्विसेज कंपनीज में रहेगी, राइट? और एक्विजिशन इंटीग्रेशन रिस्क अगेन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि परसिस्टेंट वांट्स टू डू इनऑर्गेनिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और इनऑर्गेनिक मर्जर्स एंड एक्विजिशन से इंटीग्रेशन रिस्क आती ही है। अब वैल्यूएशन देखते हैं, एंड मैं क्विकली आपको वैल्यूएशन में एक वैल्यूएशन टेकअवे दूंगा। तो यहाँ पे आपको कहानी बहुत सिंपल दिखेगी। परसिस्टेंट का जो करंट पी है वो 40 पे है, 3 ईयर मीडियन इज 57, 24-25 के बुल मार्केट ने कंपनी को 81 का पी दिया था। तो जो उनके हिस्टोरिकल मीडियंस है उससे परसिस्टेंट कम पे ट्रेड कर रही है। सेम स्टोरी गोज फॉर कोफोर्ज विच इज रेटेड नियरली इनफ टू परसिस्टेंट, एम्फेसिस एज वेल एज टीसीएस। बट टीसीएस में एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए है कि जो टीसीएस का करंट पी है 15 का, इट इज लोअर देन व्हाट वाज द पीई इन कोविड मार्च 2020, राइट? तो आप देख सकते हो कि कितने गंदे सेंटिमेंट्स आ चुके हैं टुवर्ड्स द आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। तो एक वैल्यूएशन टेक अवे लेते हैं सिंपली। तो परसिस्टेंट इज ट्रेडिंग वेल बिलो इट्स हिस्टोरिकल मीडियंस, बट व्हेन कंपेयर टू लार्ज आईटी कैप सर्विस प्लेयर्स जैसे कि टीसीएस या फिर उसके जो कंपेरेबल पीयर्स भी हैं, तो कंपनी क्या है ना, एक अच्छे पी पे स्टिल ट्रेड कर रही है विच इज 40। द मार्केट इज क्लियरली रेटिंग द कंपनी फॉर हाउ डिफरेंटली दे स्टैंड कंपेयर टू इट्स पीयर्स। At these valuations, an investor who believes in Persistent's product engineering differentiation and AI positioning is paying lower multiples than what the market historically assigned to the company, right? जो Persistent का differentiation है वो आपको आज, यानी जब मैंने valuation 22 जून 2026 के हिसाब से की है, तो they are available to you at lower multiples. But whether that's compelling depends entirely on your own assessment, और ये असेस करना कि जो परसिस्टेंट ने डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है वेदर इट इज ड्यूरेबल और नॉट, और क्या एआई एक नेट टेलविंड है इन बिजनेस के लिए या फिर एक हेडविंड है फॉर परसिस्टेंट, राइट? मैंने दोनों साइड्स लेआउट किए, मैंने पॉजिटिव्स भी लेआउट किए, मैंने नेगेटिव्स भी लेआउट किए। नाउ इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन एंड इट्स एंटायरली योर डिसीजन। अब फाइनली स्टॉक की म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स देखेंगे तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स देखेंगे। अगेन अगर आप
पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो, तो वी हैव अ फंडोमीटर टूल, प्रोप्राइटरी फंडोमीटर टूल, जहां पे यू कैन चेक योर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग, राइट। अगर आपको ये इंटरेस्ट करता है तो प्लीज डू गो टू आवर वेबसाइट investyadna.in एंड चेक दैट आउट। अब परसिस्टेंट के टॉप 5 म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, कोटक मिड कैप फंड भी है। अगर हम फरवरी 2026 से लेके मई 2026 का एक एनालिसिस करें तो 3 करोड़ शेयर्स थे आईटी सर्विसेज कंपनीज के जो होल्ड करते थे DIs, राइट। वो 3 करोड़ शेयर्स अब आके 3 करोड़ 53 लाख पे हो गए, राइट। तो देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द होल्डिंग ऑफ परसिस्टेंट। अगेन मेरे को ऐसा लगता है ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द हाई मल्टीपल दैट परसिस्टेंट ट्रेड्स at when compared to the other IT services companies, and because of the general जो AI doom create हो गया है as part of the world of these IT services companies. And with that, I would like to end the video here. This has been another very very long and very very thorough discussion on another company. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोज़ के लिए. And yeah, I will see you in my next one. Bye. Thank you.